नमस्कार मित्रों, मैं सुमित शरण। मित्रों, अक्सर समाज में लोग विभिन्न राजनीतिक दलों को देखते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी भी करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। आज देश में, खासकर केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देश के अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसके गठबंधन की सरकार चल रही है। परंतु बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी की व्याख्या अपने अनुसार करते हैं, अपने मत के अनुसार करते हैं, बिना भारतीय जनता पार्टी को जाने, बिना उसके विचारधारा को जाने, उसके महापुरुषों की विचारधारा को जाने, लोग व्याख्या करते हैं अपने हिसाब से या न्यूज चैनलों में जो देखते हैं उसके हिसाब से। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की जो विचारधाराएं हैं उनको एक एक कर सरल भाषा में लोगों के सामने रखूं, ताकि लोगों को सच में पता चले कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा के साथ लोगों तक जा रही है, उनकी मूल विचारधारा क्या है, वो कैसा समाज चाहते हैं, कैसा राष्ट्र चाहते हैं, ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और उसी क्रम में मैं आज हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक सोच थी, एक दर्शन था, एकात्म मानववाद। मैं उसके बारे में थोड़े अपने विचार रखना चाहता हूँ, थोड़ी उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बहुत तुच्छ हूँ इतनी महान विचारधारा के बारे में कुछ भी कहने के लिए, परंतु मैं एक सामान्य भाषा में अपनी मति के अनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी असली विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की असली विचारधारा क्या है। एकात्म मानववाद क्या है? ये दर्शन समाज के लिए क्या सोचता है, समाज के लिए एक कैसी समाज की रचना या कल्पना करता है। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने दिमाग से 1947 के बाद जो हमारी शिक्षा नीति बनी और जिस प्रकार हमें पढ़ाया लिखाया गया, खासकर एकेडमिक रूप से, उसको कुछ देर के लिए त्याग कर, उसे अपने दिमाग से हटाकर हमें एकात्म मानववाद को समझना होगा। एकात्म मानववाद का जो विचार है, जो दर्शन है, यह मुख्यतः भारतीय दर्शन है, यह अपना दर्शन है, यह उधार लिया हुआ कोई दर्शन नहीं है। जैसे लोगों ने रूस से, यूरोप से, अमेरिका से बहुत सारे दर्शन उधार में लाए और उसे भारत में स्थापित करने का प्रयास किया, या कई और देशों ने भी कई और देशों से उधार में दर्शन लिए, उधार में नीतियां ली और उसे अपने देश में स्थापित करने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि निरंतर समाज में एक गिरावट आ रही है, एक सांस्कृतिक गिरावट आ रही है। कभी आधुनिकता के नाम पर, कभी नई नीतियों को लाने के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर। आप अक्सर समाज में सुनते होंगे कि आपके बड़े बूढ़े कई बार कहते हैं कि समाज का पतन होते जा रहा है। ये पतन क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसी सब को ध्यान में रखकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन का विचार रखा था, दर्शन लाया। एकात्म मानववाद की शुरुआत मानव से होती है, व्यक्ति से होती है। व्यक्ति के द्वारा परिवार तक और परिवार से समाज तक, समाज से राष्ट्र,
राष्ट्र से विश्व और विश्व से पूरे ब्रह्मांड की कल्पना की गई। इसका मूल व्यक्ति है। यानी अगर व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से परिवार भी संतुष्ट नहीं होगा, और अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो समाज भी संतुष्ट नहीं होगा। समाज में असंतुष्टियां आएंगी, संघर्ष आएगा, और जब समाज में संघर्ष आएगा तो निश्चित रूप से देश के अंदर भी अशांति होगी, और फिर देश के अंदर संघर्ष होगा, और जब देश के अंदर संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव विश्व पे पड़ेगा, और विश्व में जब अगर संघर्ष होगा, युद्ध होगा, कुरीतियां बढ़ेंगी, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। मैं इसका उदाहरण देता हूं। आप किसी व्यक्ति का उदाहरण लें। अगर वो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति की कुछ जरूरत होती है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति क्रोध और लोभ को लेकर पैदा होता है, काम को लेकर पैदा होता है, और उसको सामाजिक रूप से उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु वो स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। आप अभी विश्व में दो वाद या दर्शन चल रहे हैं, समाजवाद और पूंजीवाद, और एक दर्शन गाहे बजाए वो भी चल रहा है, वो है साम्यवाद। अब आप चीजों को समझें। समाजवाद और पूंजीवाद, कहीं ना कहीं ये दोनों के केंद्र में कोई है। ये दोनों वाद किसी न किसी को केंद्र में रखता है। समाजवाद समाज को केंद्र में रखता है, और पूंजीवाद धर्म को, अर्थ को, व्यापार को अपने केंद्र में रखता है। और जब आप केंद्र में किसी न किसी को रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई होगा जो केंद्र के बाहर होगा। उसकी अपेक्षाएं होंगी कि वो भी केंद्र में आए, और जो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो संघर्ष होगा। तो जब समाजवाद के जरिए लोग एक ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं समाज में, जहां पर वो कहते हैं कि सबको समान रूप से सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराए, सरकार उसके केंद्र में होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो समाज को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन जब सरकार राजनीतिक दल के तौर पर काम करती है, जब सरकार राजनीतिक दल के रूप में कहीं पे सत्ता पे बैठती है, तो उसकी अपनी विचारधारा होती है। अब समाजवाद की विचारधारा और उस सरकार की विचारधारा का मेल अगर ना हो तो निश्चित रूप से आपका संघर्ष फिर पैदा हो जाएगा। वही बात पूंजीवादी विचारधारा में भी होती है कि पूंजीवाद में लोग अर्थ को, धन को केंद्र में रखते हैं। उनके लिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उनके लिए समाज बड़ा नहीं होता है, उनके लिए धन का अर्जन करना ही सबसे बड़ी बात है। तो धन के अर्जन करते हुए उनको जिस प्रकार की भी नीतियां अपनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, वो करते हैं, चाहे इससे समाज की हानि हो या समाज को संघर्ष में ही क्यों ना धकेल दिया जाए। परंतु एकात्म मानववाद में यहां मूल ही व्यक्ति है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो यहां पैदा हुआ है, हर एक व्यक्ति के अंदर तत्वमसी का विचार है, तत्वमसी का भाव है। यानी तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो, ये विचार को लेकर चलना होता है।
यानी हर एक व्यक्ति की संतुष्टि यहां महत्वपूर्ण होती है। यहां समाज और पूरे देश की बात बाद में आती है, यहां व्यक्ति से ही शुरुआत होती है। और एकात्म मानववाद में इसी बात का ध्यान रखा गया है। अब इसे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे और समझा जाए। आप एक चीज समझते होंगे या देखते होंगे आजकल समाज में पूंजीवाद या बाजारवाद जब से हावी हुआ है, परिवारों का विघटन प्रारंभ हुआ और एक नारा चलने लगा है कि जो कमाएगा वो खाएगा, कि जो पैसा लाता है कमा के उसका अधिकार होता है कि वही पैसा जो लाएगा वो कमाएगा, जो खाए वो खाएगा। तो अब समझिए ये जो नारा है ये कहाँ की उपज है? ये पश्चिमी सोच की उपज है, जहां पर अगर बेटा 18 साल का हो जाता है, बेटी 18 साल की हो जाती है, वो नहीं कमाए तो बाप शिकायत करना शुरू कर देता है, इतनी उम्र का हो गया अभी तक कमाने नहीं जा रहे हो, मेरे घर में ही खा रहे हो, कहीं और नहीं, आपने आपने अभी तक घर नहीं लिया है, जल्दी जाओ कहीं कमाओ। या बाप या माँ जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि अपना देखो, हम अपना चलाएंगे घर, बाल बच्चे फिर वो अलग रहते हैं, या फिर वो नर्स रखते हैं, या फिर भौतिकवाद में है उनके पास पैसे की अगर कमी नहीं है तो वो अपना नर्स रख लेते हैं या अपनी किसी और को रख लेते हैं जो उनकी देखभाल करता है। यानी उनको खिलाने की जिम्मेवारी जो है वो कोई लेता नहीं है, अगर वो उनके पास है तो वो करेंगे, अगर बच्चे के पास है वो कमाने लगेगा तो वो खाएगा, इसकी जिम्मेवारी बाप पे नहीं है, और ना बाप को खिलाने की जिम्मेवारी बेटे पे है या बेटी पर है। लेकिन हमारा जो दर्शन है वो कहता है जो भी जन्मेगा वो खाएगा, यानी जिसका भी जन्म होगा इस समाज में, इस धरती पर, उसे खाने का अधिकार जन्म सिद्ध मिलना चाहिए। तो हमारी जो नीति है इसी में अंत्योदय की नीति आती है। और आप जो देखते होंगे कि मोदी जी के सरकार में जो अन्न मिल रहा है लोगों को, 1 रुपये में अन्न मिल रहा है या मुफ्त में जो अन्न मिल रहा है, वो इसी सोच की देन है कि जो भी पैदा हुआ है वो खाएगा, चाहे वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति के लिए है जो इस समाज में पैदा होता है। व्यक्ति हमारे मूल में है, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व बनता है, और विश्व से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। और एक बात आती है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की जो विचारधारा है और जो गांधीवाद है, उसमें परस्पर संघर्ष पैदा करने का प्रयास करते हैं लोग। जैसे गांधी और जनसंघ की विचारधारा, गांधी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कोई बहुत विरोधी विचारधारा है, एक दूसरे से टकराने वाली विचारधारा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये एक मिथक है जो समाज में फैलाया गया है और जानबूझकर फैलाया गया है। अगर आप गांधी जी की और पंडित जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधाराओं को देखें तो बस इसमें काल का अंतर है और कुछ नहीं। गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनका समय था, जो उनका काल था, वो स्वतंत्रता से अधिकांश समय इनके पहले रहा, और पंडित जी का जो काल था, इनकी विचारधारा थी, ये अधिकांश स्वतंत्रता के बाद रहा। बस यही है। लेकिन पंडित जी की विचारधारा को लोगों के सामने ज्यादा आने नहीं दिया गया। अगर आप गांधी जी के हिंद स्वराज को आप पढ़ेंगे और आप पंडित जी की एकात्म मानववाद जो विचारधारा है, जो दर्शन है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कई समानताएं मिलेंगी, कई समानताएं मिलेंगी। गांधी जी के विचारधारा में भी दरिद्र नारायण की परिकल्पना थी कि जो दरिद्र है वो नारायण है, उसको उसका विचार होना चाहिए, उसको सहायता मिलनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। यही विचारधारा अंत्योदय में भी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है।
हम भी अंत्योदय, अंत का उदय करना चाहते हैं। आज अगर सभी को पक्का मकान मिल रहा है तो ये उसी विचारधारा की देन है। हम अपनी विचारधारा पे चल रहे हैं कि लगता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक अच्छा मकान हो रहने के लिए, जिसमें वो अच्छी तरीके से रह सके, बरसात, गर्मी, जाड़ा को वो अच्छी तरीके से पार कर सके बिना किसी परेशानी के। इसलिए भारत जैसे बड़े देश में जहां इतनी जनसंख्या है, वहां भी अगर हर एक को पक्का मकान देने की परिकल्पना की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन का प्रभाव है, जिसे हम अभी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो गांधी जी की और जो विचारधारा थी, जैसे गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, पंडित जी ने इसका स्वागत किया था। और ये राम राज्य को सिर्फ धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसे नीतियों से जोड़कर देखना चाहिए, संस्कार से जोड़कर देखना चाहिए। अब इसमें राष्ट्रवाद की जो बात आती है, जो पंचनिष्ठा है हमारी, जिसको मैं आगे आने वाले और सीरीज में मैं कोशिश करूंगा एक एक करके आपको बताऊं, पंचनिष्ठा के बारे में भी बताऊं कि क्या है। आप ध्यान से देखेंगे तो कई सभ्यताएं थी पूरे विश्व में। यूनान की थी, मिस्र की थी, चीन की थी, जापान की थी, लेकिन आज वो कहां है? आज यूनान है, हो सकता है अलेक्जेंडर, अरस्तु, प्लेटो, अफलातून सबके वंशज आज भी होंगे। अगर आप वहां जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो आज भी हो सकता है कि आपको यूनान में लोग बता दें कि हाँ, मेरे वंशज, मेरे पूर्वज ये थे, हम उनके वंशज हैं। परंतु वो विचारधारा कहाँ है? वो पुरुषार्थ कहाँ है जो उनके पूर्वजों में थी? धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृतियों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पुरानी विचारधारा को खो दिया। मिस्र के साथ भी वही हुआ। मिस्र जो एक, आप आज भी मिस्र के बारे में देखते होंगे, कायरा में देखते होंगे किस प्रकार विशाल पिरामिड मिलते हैं, असंख्य वहां कलाकृतियां मिलती हैं जो उनके वैभवशाली इतिहास को बताती है। लेकिन उनका विचार कहाँ गया? आज पूरा इस्लामीकरण हो गया, उनका जो पुराना विचार था वो खो गया। फारस के साथ भी हुआ, आज जो ईरान है। लेकिन वहां पे एक और उदाहरण है, यहूदी, जिनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। वो अलग अलग देशों में रहे, अलग अलग संस्कृतियों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपना भाव नहीं छोड़ा। इजराइल बनने से पहले भी उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा, अपनी विचार को जिंदा रखा, अपनी भावना को जिंदा रखा, अपने दर्शन को जिंदा रखा। लोगों के साथ जुड़ के भी उन्होंने अपने अंदर की भावना को पूरा मिटने नहीं दिया। इसलिए जब उनको यह मौका मिला कि वो अपना देश बना सके, तो सारे यहूदी आकर मिले और उन्होंने अपने देश का निर्माण किया, जिसे आप इजराइल के नाम से जानते हैं। और वहीं पे इसी परिप्रेक्ष्य में आप भारत को देखें, भले हजारों साल की गुलामी रही, हमारी विचारधारा पर चोट की गई, सनातन संस्कृति को सिर्फ हिंदू धर्म तक लाकर सीमित कर दिया गया, सांप्रदायिक बना दिया गया, अछूत बना दिया गया, और एक नई सोची समझी रणनीति के तहत एक नए प्रकार का देश बनाने का प्रयास किया गया स्वतंत्रता के बाद, जिसका भारतीय भूमि, भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक का जो समाज का ताना बाना था, उससे कितना लेना देना था, इसके बारे में लोगों ने विचार नहीं किया। उन्होंने बस लाकर थोप दिया। नॉर्वे से लाया, ब्रिटेन से लाया, अमेरिका से लाया, हर जगह से खोज खाज के उन्होंने विचारों को लाया और यहाँ पर लाकर थोप दिया। अब भारतीय समाज इसको कितना सहज रूप से स्वीकार कर सकता था, नहीं कर सकता था, इसके बारे में चिंता नहीं की गई। पंडित नेहरू को लगता था कि विकास का हर सूत्र कहीं पश्चिम में ही छिपा हुआ है। वो भूल गए कि भारत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था रह चुकी है जिस काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था,
जिस काल में यह कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं। इसका क्या मतलब है? सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब क्या सोने की चिड़िया बैठती थी पेड़ों पर? नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था उस समय थी जो हर एक व्यक्ति को काम दे रही थी। हर एक व्यक्ति के हाथों को उसके हुनर के अनुसार काम मिल रहा था। हर एक व्यक्ति कमा रहा था। हर एक व्यक्ति का जीवन यापन अच्छी तरीके से चल रहा था। उसका परिवार का पेट भर रहा था। इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि इसकी जीडीपी अच्छी थी और दूध दही की नदी बहती थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को भोजन मिल रहा था। हर एक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिल रहा था। वो भूखा नहीं सो रहा था। यानी एक अर्थव्यवस्था पहले रह चुकी थी इस देश में, जो पूरे विश्व को आकर्षित कर रही थी, जिसके कारण हमें हमला भी झेलना पड़ा विदेशियों का। तो हम आज उस काल में नहीं जा सकते, लेकिन उस काल से सीख तो सकते हैं। हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाई, हमने जो नीतियां अपनाई, क्या वो नीतियां हमें आगे ले जा रही हैं? हमने जो कानून व्यवस्था स्थापित किया दूसरे देशों से देखकर, क्या ये हमें आगे ले जा रहा है, या हम किसी जाल में फंसते जा रहे हैं, मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं? सामाजिक रूप से कई विभेद पैदा होते जा रहे हैं, कई संघर्ष होते जा रहे हैं, जबकि ऐसे संघर्ष पहले नहीं होते थे। सामाजिक संघर्ष का तो कोई इतिहास में हमारा उस ढंग का कोई वर्णन ही नहीं है, जब तक कि विदेशी आक्रांता नहीं आ गए। राजाओं के बीच का संघर्ष हो सकता है, लेकिन सामाजिक संघर्ष नहीं हो रहा था। और अगर समाज में भेदभाव था, अगर समाज में असंतुष्टि थी, तो संघर्ष स्वतः हो जाता, जैसा कि मार्क्सवाद बोलता है, जैसा कि मार्क्सवादियों ने किया है। लेकिन एकात्म मानववाद, जो भारत की सनातन संस्कृति का जो द्योतक है, जो दर्शन है, इसमें आपस में समाज में कोई संघर्ष की कोई कल्पना ही नहीं है। इसीलिए सोने की चिड़िया भारत, वहां पर दूध दही की नदियां बह रही थी, इसीलिए हर कोई का पेट भर रहा था, इसीलिए यह देश सोने की चिड़िया था। और अगर समाज में संघर्ष होता तो क्या यह संभव था? इसीलिए जो इसकी परिकल्पना है एकात्म मानववाद, उसमें पंडित जी कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तो है, ये हम लोग समझ रहे हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, परंतु आर्थिक लोकतंत्र की बात पंडित जी करते हैं। अब आर्थिक लोकतंत्र क्या है? जिस तरह राजनीतिक लोकतंत्र में हर किसी को वोट देने का अधिकार है, मत अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र में हर किसी को काम करने का अधिकार है। और किसी दिन जब पूरी तरीके से हम अपनी पूरी विचारधाराओं को लागू कर पाएंगे इस देश में, तो आप देखेंगे कि फिर से ये समाज, ये देश कहीं न कहीं उसी स्तर पे जाएगा जहां हर किसी को काम था और हर व्यक्ति का पेट भर रहा था, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम एक मकड़ जाल से निकल रहे हैं, उससे गुजरते हुए बढ़ रहे हैं। पुरानी जो नीतियां हैं, पुराने जो जैसे योजना आयोग था और बहुत सारी आर्थिक नीतियां थी, जो बहुत सारी चीजें थी जो जिसका कोई सीधे तौर पे समाज से कोई लेना देना नहीं दिया, धीरे धीरे इसको हमारी सरकार समाप्त कर रही है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो काल होता है जहाँ लोग चीजों को बदलते हैं, ये जो अवधि होती है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है। जब कोई रेलवे ट्रैक में कोई रेलगाड़ी जब अपना ट्रैक चेंज करती है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जब वो फिर से इस ट्रैक को चेंज करके अपने ट्रैक को पकड़ लेती है तो फिर वो गति बहुत तेजी से बढ़ती है। और वही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी होगा। और जो मैंने शुरू में ही कहा कि मनुष्य से प्रारंभ होता है एकात्म मानववाद, यानी मनुष्य की तृप्ति। और मनुष्य को एक पॉलिटिकल एनिमल भी कहा गया है।
सोशल एनिमल तो कहा ही गया है, और पॉलिटिकल एनिमल भी कहा गया, यानी इसकी राजनीतिक इच्छा होती है हर मनुष्य की, चाहे वो राजनीतिक दल से जुड़कर हो या घर पे हो या समाज में हो, हर व्यक्ति को राजनीति आती है, और हर व्यक्ति की जो राजनीति की तृष्णा है उसकी तृप्ति होनी भी आवश्यक है। ये बात भी पंडित जी मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि आपको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर व्यक्ति को राजनीति में कहीं ना कहीं आना चाहिए, और राजनीति में सुचिता के लिए जरूरी भी है। वो ये कहते हैं कि पहले आप उम्मीदवार को देखें, फिर उसके काम को देखें, फिर वो समाज के लिए क्या करता है उसको देखें, फिर वो समाज में कितना आता जाता है इसके बारे में देखें, फिर आप उसके दल को देखें, उसके दल के नेताओं को देखें, उसके नेताओं के कार्यकलापों को देखें, उसके बाद आप मत का प्रयोग करें। तो पंडित जी की जो परिकल्पना है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे महात्मा गांधी की परिकल्पना है समाज के लिए। इसीलिए लोगों को कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की जो विचारधारा है वो कोई गांधीवाद की विचारधारा से खिलाफ है, उसके विपरीत है। कई चीजों में पंडित जी की विचारधारा भी गांधी जी की विचारधारा से बहुत मेल खाती है, और हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो भारतीय दर्शन के साथ हो, कोई चीजें जानबूझकर थोपी ना गई हो। अब जैसे साम्यवाद है, तो आप इस चीज को समझिए कि साम्यवाद जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्स की नीतियां है, अगर कहीं लागू कर दी जाए आज, तो उसको आप क्या हूबहू लागू कर पाएंगे समाज में? किसका छीनेंगे, किसको देंगे, क्यों छीनेंगे, क्यों संघर्ष करेंगे किसी से? पूंजीवाद में भी गला काटो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता को जन्म दे दिया गया है। आपको यह कहा जाता है प्रतियोगिता का युग है। कैसे प्रतियोगिता का युग है? आप एक नौकरी है उसमें लोग कह देते हैं कि सबके लिए अधिकार है, जाके नौकरी करो, जो जीतेगा उसको नौकरी मिलेगी। क्यों जो जीतेगा उसको नौकरी मिलेगी? अगर 100 लोग जाते हैं 100 को काम मिलना चाहिए। ये जो प्रतियोगिता का विचार लाया गया, कंपटीशन का जो विचार लाया गया, ये तो लोगों को ठगने के लिए लाया गया। एक जो जीतता है, जिसे नौकरी मिल जाती है, उसे लगता है मैं ब्रह्मांड का सबसे विद्वान आदमी हूँ, बाकी जो 99 है उनको उनके अंदर हताशाहीन भावना आ जाती है, समाज टूट जाता है, व्यक्ति टूटता है, व्यक्ति टूटता है तो समाज कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है तो राष्ट्र कमजोर होता है। इसलिए व्यक्ति का मनोबल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है, व्यक्ति की तृप्ति, व्यक्ति का सुख बहुत जरूरी है। और ये सुख में भोग विलासिता की बात नहीं है, वो भोगवाद बाजारवाद की बात नहीं है, जरूरत भर की बात। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी न भूखा जाए। ये विचार कि मेरे पास इतना हो कि मैं भी भूखा ना रहूं, अगर कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखे ना जाए मेरे घर से। उसके बाद अर्थशास्त्र को और मजबूत करके एक व्यवहारशाली देश बनाया जा सकता है। तो यही एकात्म मानववाद की जो विचारधारा है, जहां पर बुद्धि, मन, आत्मा, शरीर सबका विचार किया गया है। लेकिन बाकी भौतिकवाद में क्या है? मन और शरीर का विचार किया जाता है। आप ये तेल लगा लो, ये क्रीम लगा लो, मन खुश करने के लिए सिनेमा चले जाओ, खुश हो जाओ। परंतु बुद्धि और आत्मा के लिए कोई बात नहीं होती। लेकिन एकात्म मानववाद में बुद्धि और आत्मा के लिए भी विचार किया जाता है कि आप बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहे, आत्म में आपकी जो आत्मा है वो स्वस्थ रहे। क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है ये पूर्णतः आधारित है व्यक्ति के सुख से परिवार के सुख तक, परिवार के सुख से समाज के सुख तक, समाज के सुख से राष्ट्र के सुख तक, और राष्ट्र से पूरे विश्व के सुख तक। और ये सुख जब तक समाज को आप नहीं देंगे, जब तक व्यक्ति को नहीं देंगे, जब तक परिवार को नहीं देंगे, तब तक राष्ट्र सुखी नहीं होगा। और उसी परिकल्पना के साथ आज व्यक्ति को घर मिल रहा है,
ताकि व्यक्ति घर के मामले में संतुष्ट हो जाए। उसे गैस मिल रहा है ताकि उसके भोजन के मामले में उसको ज्यादा परेशानी ना हो। उसे अन्न मिल रहा है ताकि उसका पेट भर जाए। उसके बाद सामाजिक रूप से इसको सुरक्षा दी जा रही है। अगर कोई दबे कुचले हैं, कोई गरीब है, तो उनको प्रयास किया जा रहा है कि उनको जिस तरह की सुरक्षा की जरूरत है, जिस तरीके के अधिकारों की जरूरत है, कहीं अतिरिक्त ही सही, लेकिन दी जा रही है। तो ये विचारधारा हमारी है, जो बिल्कुल उसी तरह की है जैसी गांधी की है। और कई चीजें हिंद स्वराज में गांधी जी ने जो लिखी है, वो दीनदयाल जी भी उससे पूरी तरीके से सहमत है। तो इसीलिए कई ऐसी नीतियां हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनसंघ में थी, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति में है, जिसे लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, और एक कुचक्र में फंस जाते हैं कि लोग जो बताते हैं उसी में फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि अर्थव्यवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं, समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बस एक खास तरीके के सोच तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है, हम हर चीज जो हमारी है एक दूसरे के पूरक है। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बनी रहे, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया यूनान से लेकर मिस्र से लेकर जापान तक का, वो सब कहीं ना कहीं नष्ट हो गए, लेकिन आज भी हमने अपनी संस्कृति सभ्यता को टूटी फूटी ही सही लेकिन बचा कर रखा है। और ये संस्कृति सिर्फ धर्म तक और पूजा के कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, इसका अर्थशास्त्र से भी लेना देना है, इससे आपकी जेब का भी लेना देना है, इससे आपकी कमाई का भी लेना देना है। आप अपने घर के पूर्वजों में पूछें, अपने दादा परदादा, परदादा तो शायद बहुत कम लोगों के बच्चे होंगे, लेकिन दादा से पूछें कि वो अपने पूर्वजों से क्या सुनते थे। कि जो समाज था स्वतंत्रता के पूर्व, हालांकि उस समय भी बाहरी आक्रांताओं ने बहुत कुछ तोड़ा फोड़ा हमारी नीतियों को, फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें पहले सनातन संस्कृति की बची हुई थी। सबसे ज्यादा हानि हमारी संस्कृति की जब बाद में जो शिक्षा नीति बनी और अलग अलग तरीके के कानूनों को बाहर से लाकर यहाँ थोपा गया, जिससे इसके समाज को नहीं समझा गया। यहाँ के, अब एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे आदत होती है लोगों की, अगर किसी के छोटे बच्चे को देखा तो थोड़ा सा प्यार कर लिया, थोड़े सर पे हाथ फेर दिया, गोदी ले ली। अगर यही कानून आप यही कहीं पश्चिमी देश में किसी बच्चे को आप उससे माँ बाप से पूछे बिना अगर आप हाथ गला गाल पे हाथ फेर दें और गोदी ले लें तो आपको किडनैपिंग का केस हो सकता है। तो क्या यही नियम भारत में चल सकता था? तो ऐसे कई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं इस देश में जब आप बाहर से कुछ लाते हैं। साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की जरूरत इस देश को नहीं है। हमारे पास अपना एकात्म मानववाद दर्शन है, और जिस दिन भी हमारा ये दर्शन पूरी तरीके से समाज में वापस चला आएगा तो आप देखेंगे फिर से वो सोने की चिड़िया और दूध दही की नदियां बहने वाली बात चरितार्थ होगी। फिर से वो बात आप देख सकेंगे कि सामने आपकी आएगी, क्योंकि वो भी अर्थशास्त्री था। उसलिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश और लैटिन वर्डों का आपको सामंजस्य बनाना पड़े, उसको लिखना पड़े उस ढंग के शब्दों को। ये तो आपको बाबी बताया गया ना। कई तरह के आविष्कार होते थे हमारे देश में, अपनी भाषाओं को खत्म कर दिया गया, और जब भाषा खत्म होती है तो आविष्कार स्वतः खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप ट्रांसलेशन की भाषा में कभी इन्वेंशन नहीं कर सकते, आप आविष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग को दोहरी ताकत लगानी पड़ती है। एक बार अपनी मातृभाषा में सोचता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, फिर उसका अनुवाद करके फिर आप कुछ और बनाने के बारे में सोचे, तो ये संभव नहीं होता है। जापान में, चीन में क्यों आज भी बहुत तरीके से बोले तो तकनीक में आगे हो गए हैं, क्योंकि वो अभी भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। रसियन अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जर्मन अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी भाषाओं तक, अपनी रूट तक, अपनी जड़ों तक एकात्म मानववाद के जरिए जाना जरूरी है। कि अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, जैसे अटक रहे हैं अभी। ये उसी तरीके से है कि जहां आपको मन नहीं है कुछ करने का, वहां आपको धकेल दिया जाए, फिर आपको बताया जाए कि आप असफल हैं।
भारतीय समाज के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी समाज में भी लागू हैं कानूनी रूप से या प्रशासनिक रूप से, जो इस समाज को समझ में नहीं आती है। वो हमारे परंपरा में नहीं था, हमारी सोच में नहीं है, हमारे भावों में नहीं है, और फिर हम उसका पालन करते हैं तो स्वतः रूप से हम उसमें फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ज्यादातर लोगों को अभी कानून के बारे में जानकारी नहीं है। ये सिर्फ अशिक्षा नहीं है, ये कहीं ना कहीं अरुचि भी है, कहीं ना कहीं उससे हट के दूर भागने का प्रयास भी है, क्योंकि उसमें उनकी रुचि ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आती है। और जब समझ में नहीं आती है तो लोग कानून के बारे में कैसे जानेंगे? उसमें भाषा की उनको समस्या आती है, उनको रुचि की समस्या आती है, जिसका प्रयास हो। आज आज आप देखेंगे कि समाज में कई तरह की कोर्ट में, न्यायालयों में उनको प्रताड़ित होना पड़ता है। और इसके बारे में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा भी है। ये मेरे विचार नहीं है, महात्मा गांधी के विचार है, जिसका समर्थन भी पंडित जी ने किया, पंडित दीनदयाल जी ने किया। उन्होंने कई बार में अधिवक्ताओं और डॉक्टरों के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है कि ये अधिवक्ता और डॉक्टर ये हमारी सनातन संस्कृति की देन नहीं है। सनातन संस्कृति में कोई अधिवक्ता कभी नहीं रहा है, डॉक्टर कभी नहीं रहा है, पेशेवर डॉक्टर नहीं रहे। यहाँ जो वैद्य होते थे वो आपके मन का इलाज, मन को देखते हुए। आज भी अगर आयुर्वेद में आप इलाज कराने जाएंगे तो आपकी वृत्ति देखी जाएगी कि आप कब वृत्ति के हैं या पित्त के हैं या वात के हैं। यानी पहले आपकी प्रकृति देखी जाती थी कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से आपका इलाज होता था। अधिवक्ता की कोई परिकल्पना ही नहीं थी। न्याय के बीच में जो याचक है और जो न्यायाधीश है, जो न्याय देगा, उसके बीच में कोई और क्यों रहेगा, इसकी परिकल्पना ही नहीं थी। ये मेरे विचार नहीं है, ये महात्मा गांधी के विचार है। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है, लेकिन पंडित जी ने इसको जनरलाइज कर दिया। उसको किसी खास पेशे के बारे में उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने हर पेशे में पेशेवर होने के लिए उन्होंने थोड़ा इसकी आलोचना की है कि इसको हर किसी के चीज के पीछे धन ही नहीं होना चाहिए। और आप देखिए आज कानूनी तरीके से देश कैसा फंसा हुआ नजर आता है। न्यायालयों में देखें, मतलब चले जा रहे हैं, दशकों तक केस चले जा रहे हैं। तो लोगों की शक्ति वहां लग रही है, तो राष्ट्र निर्माण में शक्ति कब लगाएंगे? एक बड़ी जो जनसंख्या है वो परेशान है न्यायालयों में। तो ये सब हमें देखना होगा। इसी यही परिकल्पना है यहाँ पर कि व्यक्ति का सुख, जो एकात्म मानववाद में, कि व्यक्ति का सुख देखा जाए कि वो क्यों परेशान नहीं रहेगा। अगर हम व्यक्ति को सुखी बना देंगे, हर एक व्यक्ति को, और यहाँ व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए की जिम्मेवारी उस व्यक्ति पर भी है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई सरकार, वो समाजवाद की तरह सरकार लगेगी। वो व्यक्ति किसी और के चीजों में अतिक्रमण न करे, सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के चीजों में अतिक्रमण ना करे, और अपने अपने हिस्से का काम सबको मिले और वो करते जाएं। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र के लिए एकात्म मानववाद का होना बहुत जरूरी है। बहुत लंबा होते जा रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने हालांकि ले लिया है पहले ही, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा लोगों को कि एकात्म मानववाद या जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की जो विचारधारा है वो खिलाफ नहीं है गांधीवाद के, वो खिलाफ नहीं है भारतीयता के। हालांकि भारतीयता, यहाँ तक कि भारतीयता का वो द्योतक है, एक तरीके से पूरक है। और यही असली भारतीय संस्कृति का दर्शन है। और यही नीतियां लागू करके ही भारत को सफल और विकसित बनाया जा सकता है। नहीं तो हमेशा ये चीजें लगी रहेंगी जो समस्या आज समाज में चल रही है। इसीलिए जरूरी है कि हमारी विचारधारा आगे आते रहे, जिसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया। अंत्योदय का जो सरकार घर बना रही है, जो गैस चूल्हे दे रहे हैं, जो अन्न मिल रहा है, या अन्य सामाजिक सुरक्षाएं मिल रही हैं, तो ये सब कुछ उसी का देन है। और आगे और भी मैं एक एक कर कर आप लोगों तक बात रखूंगा कि किस प्रकार हमारी नीतियां हैं। जैसे आगे पंचनिष्ठा है, वो कैसे है, वो उसमें हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, तो लोगों के मन से भ्रम हटे हमारी पार्टी के लिए। और जो लोग हमारे आज समर्थक नहीं है, उनको भी हमारे समर्थक बनना चाहिए भारतीय संस्कृति को पूरा पुनः स्थापित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और समाज को विकसित बनाने के लिए। धन्यवाद।
नमस्कार।